हाँ जी, बताऊँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और बच्चों, कब है टेस्ट आपका? कल या परसों? कल। ओके। कौन से करने हैं इसमें चैप्टर्स? ग्रेविटेशन था एक शायद। ग्रेविटेशन है सच में। ओके। हाँ जी बच्चों, ग्रेविटेशन। बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन गलत है। मतलब देयर इज नो वे जिससे कि हम ये वाला टाइम निकाल सकें जो पूछा गया है, अर्थ से मार्स वाला। मतलब बच्चों, इसमें ना जैसे अगर आप देखोगे कहीं पे भी ऑनलाइन या कुछ कहीं चेक करोगे ना, तो जो सॉल्व किया हुआ है वो इस तरह से किया हुआ है बुक्स वगैरह में, कि वो जबरदस्ती उन्होंने केपलर्स लॉ लगा दिया। किसी ने ट्राई किया था मतलब सॉल्व करने का अभी तक? कैसे आंसर कैसे आता है? तो बच्चों, मतलब एनीवेज, मतलब गलत ही है क्वेश्चन, सो लीव दिस। तो मतलब अब आपको गलत लॉजिक तो क्या ही समझाऊंगा, है ना? आगे बच्चों। फिफ्थ का बच्चों आता है आंसर कि नहीं? 2 जूल आ रहा था मेरा। 2 जूल आता है।
ओके, चलो फिर इसका, ये तो ठीक है, उसमें भी कुछ करेक्शन होएगी पक्का, तो इसका मास 1 kg कर लो ना, फिर 1 जूल आ जाएगा। आगे बचा। 8th क्वेश्चन, पोटेंशियल पूछा है लार्ज प्लैनेट ऑफ रेडियस आर एंड यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। तो मतलब बेसिकली आपको सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल बताना है। तो आपको याद है जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में नहीं वो करते थे एक फॉर्मूला, वो पता नहीं क्या था, वो 2r² माइनस r² जैसा कुछ था, सॉलिड स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है, रिमेम्बर? हाँ, 3r² माइनस r², हाँ। तो वही सेम लॉजिक यहाँ लगना है। अब एक मेन बात तो ये है, ऑप्शंस देख के आइडिया भी लग रहा है कि पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ग्रेविटेशन वाला माइनस आता है उसमें, है ना? और तो वो क्या होता है कि पहले पैराबोलिक होता है, और फिर तो 1/r की प्रोपोर्शनैलिटी होती है, मतलब पहले ऐसे होता है और फिर ऐसे होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, पॉजिटिव में। यहाँ नेगेटिव में है तो इसलिए 2 आंसर बन जाएगा। राइट। 14th क्वेश्चन, तो बच्चों इसमें मतलब अगेन दिस इज इक्विवेलेंट टू गॉस लॉ, है ना? तो एक तरह से गॉस लॉ लगा दो, फर्क बस कांस्टेंट का पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं कोई स्फीयर मानूं, तो उसमें क्या हो गया, E × 4πr² इज इक्वल टू, मतलब चार्ज इंक्लोज का एक तरह मास इंक्लोज हो गया, तो मास इंक्लोज कितना बन जाएगा, मास डेंसिटी K/r × 4πr² dr। क्या ये समझ आ रहा है बच्चों रिलेशन, है ना? तो अब यहां से अगर आप देखो राइट हैंड साइड जो बनेगी, इसमें r² की प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, एक r कटेगा फिर वो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो विच मीन्स कि कांस्टेंट ही आ जाएगा, है ना? तो बस उससे आंसर पता चल गया हमें कि 3 होगा। और कोई क्वेश्चन बच्चों? डन। बच्चों सबने करा है काम, एक बार मुझे ऑनेस्टली बताओ सारे, यस नो? प्रिशा, आशीष, ये आपके कल के टेस्ट में आ रहे हैं ना ग्रेविटेशन एसएचएम? तो फिर मतलब कब करना है? आप में से किसी ने आंसर किया व्हेन देयर इज टाइम? वैसे तो आप समझ गए होगे, बट ये टाइम कब होता है ये बताओ, आज तक कब आया टाइम?
अच्छा देखो, मैंने ना आपको पहले भी एक चीज बताई थी जो मुझे लगता है ना कि मतलब वही आप फायर फाइटिंग करते हो कि भाई हाँ आज केमिस्ट्री का टेस्ट आ गया तो चलो अब इसके लिए पढ़ना शुरू कर दिया, कि चल जो दूसरे का तो अभी अब देखेंगे जब आएगा। तो थोड़ा ना मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था कि बैलेंस बना के चलो, है ना। मतलब हमें लगता है कि चल हर दिन के हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं, है ना, कि चल आज का चल जाते हैं फिर कल देखेंगे। उससे एक बार आप उल्टा ट्राई करो, जैसे मैंने आपको कहा था फिक्स कर लो कि भाई हर सब्जेक्ट को 2.5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है रोज, ठीक है। आपको लगेगा कि फिर अभी उसमें काम पीछे रह जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो अब भी हो रहा है। अब कौन सा ऐसा है कि हाँ सारा कुछ हो गया, बट उससे आपका एक मतलब अभी के मुकाबले ज्यादा चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। ओके, फिर ये बताओ मुझे, अब एसएचएम किसी ने किया हुआ है बच्चों कि नहीं? इनफैक्ट मैंने आपको एसएचएम का वो पढ़ाना भी था, थोड़ा सा पार्ट जो मैंने आपको बोला था, वो डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला ना। बच्चों अगर किसी के डाउट्स हैं इसमें भेजना मुझे, मुझे आइडिया लग जाएगा कि करा भी है किसी ने कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन तो उसी पे बेस्ड है, कैंप पे। दो भी मैं कराऊंगा फिर हो जाएगा। 9th भी उसी पे बेस्ड है। नहीं, फिफ्थ नहीं है। फिफ्थ देखने में जरूर लग रहा है, बट उन्होंने मतलब आपको वो फॉर्मूला तो दे ही दिया है, तो फिफ्थ तो एरर्स का ही है, मतलब इसमें तो सिंपल डिफरेंशिएट करके ही करना है, और कोई काम नहीं है। हाँ मैं ना अभी बस एक बार आपके ये वाले डाउट्स अगर कोई हैं इसको देख के फिर मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर का। सेवनटीन्थ क्वेश्चन देख लो बचाओ। मतलब 17th में क्या सिचुएशन है कि एक पिस्टन है जो ऐसे वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, और इसके ऊपर आपने कुछ रखा हुआ है वॉशर। ऐसे आपने कुछ और भी क्वेश्चंस किए होंगे, आपको कहा है कि ये ऑसिलेशन कर रहा है
frequency at which the washer no longer stays in contact with the piston. ठीक है, तो बच्चों जब ये ऑसिलेशन होएगी तो बताओ कि कहाँ पे कांटेक्ट टूटने का चांस है? टॉप पे है ना, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होती है। तो अब एक्सट्रीम पोजीशन पर ये जो वॉशर है इसकी एक्सेलरेशन तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? जी हो सकती है। तो अगर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो गई तो उनका कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। तो बस आपको हाईएस्ट पोजीशन पर एक्सेलरेशन को जी पुट करना है, तो ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू जी, उससे आ जाएगा। ठीक है, ओके। 12th क्वेश्चन भी बच्चों उसी पे ही है, डैम्प पे। और कोई? वैसे बच्चों एक देखो, जैसे मैं कई बार आपको कहता हूँ ना कि क्वेश्चन बड़े अजीब से आते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल देखो, अब जैसे 6th क्वेश्चन है, मतलब क्या सेंस बन रही है देखो इस क्वेश्चन की। विच एक्सप्रेशन करेस्पॉन्ड्स टू सिंपल हार्मोनिक मोशन? मतलब इससे बच्चों अगर थोड़ा बहुत भी ऐसे जब याद है बताओ इसमें क्या क्या आंसर मार्क करें, मतलब क्या सेंस क्या बनी कि अगर एबीसी कॉन्स्टेंट्स हैं पॉजिटिव तो मतलब अब आपको बताना है कि हाँ जी कौन सा एक्सप्रेशन एसएचएम को करेस्पॉन्ड करता है। तो मतलब वही है ना, अब दो चीजें हो सकती थी। मतलब अगर हम चलो सोचे ही धक्के से तो हम कहें कि चलो एसएचएम में हमें पता है कि फोर्स माइनस के एक्स के प्रोपोर्शनल होती है, बट अगर ऐसे ही सोचना है इसी लॉजिक से तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है फिर वो भी तो ऐसे होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। मतलब अगर ऐसे ही सोचना है कि हाँ यार कोई भी एक्सप्रेशन सोचते हैं जो एसएचएम को करेस्पॉन्ड करता है, तो जिस लॉजिक से फोर्थ वाला बनता है कि भाई वो फोर्स का एक्सप्रेशन है, वही लॉजिक से टू भी बनता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है ना। बट अगेन जैसे दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई रिमेंबर, तो इस साल इन्होंने 4 को मार्क्स दिए थे, 2 को नहीं दिए थे। तो तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, तो एक आधा क्वेश्चन तो किस्मत पे रह ही जाता है। यू कैन जस्ट होप कि ऐसा क्वेश्चन ना आए या बाद में रिव्यू में प्रॉपर एक्सेप्ट हो जाए। हाँ करण, बट मतलब चलो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, उसमें क्या दिक्कत है? ओके, चलो फिर इसका रिकैप लेते हैं बच्चों, है ना। ओके, तो बच्चों एसएचएम जो चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले, इसकी स्टार्ट है विद
द बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जहां पे हम पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एसएचएम का मीनिंग ही ये होता है कि जहां पे आप डिस्प्लेसमेंट को एज अ सिंपल साइन या फिर कॉस फंक्शन रिप्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, तो मतलब अगर इक्वेशन ऐसी है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई आई, इट मीन्स कि वो एसएचएम है, बिकॉज एसएचएम का यही मीनिंग है बच्चों। एक सेकंड। हाँ जी, तो अगर इस टाइप की इक्वेशन है बच्चों तो वो एसएचएम है, राइट। तो साइन हो या कॉस हो, दोनों चलते हैं, वो तो फाई आई की वैल्यू अपने आप एडजस्ट कर देगी। ठीक है, तो फाई आई बताता क्या है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है ना। तो जैसे मैंने जो नीचे फिगर बनाया कि अगर फाई 0 है तो दैट मीन्स कि t इक्वल टू 0 पे। अच्छा, एक बात, यहाँ पे x क्या होता है बच्चों? अगर ये इक्वेशन है तो इसमें व्हाट इज x? हाँ, तो x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि ये मतलब मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही मेजर होना है। हेलो, हाँ नहीं, definitely। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ वो बस मैं वही अभी कर रहा था, वो कर दिया डिजिटल साइन का ना अप्लाई करने से। वो ऐसा हुआ था कि अपना एक ही उसमें था ना पेन ड्राइव में, तो वो एरर आ रहा था उसमें, कल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उसको, तो फिर वो एक डिलीट करना पड़ा साइन। वो नया बना है, तो बन गया। हाँ हाँ, तो बन गया। हाँ, अब दो हैं। ठीक है। हम्म 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 हम्म। ठीक है ठीक है। मैं कर देता हूँ, हाँ हाँ, ठीक। हाँ, तो यू शुड बी वेरी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्स हमेशा मीन पोजीशन से होता है। कई बार वो जान के ना, मतलब ऐसी सिचुएशन बना देते हैं जहाँ पे मीन पोजीशन इज नॉट ओरिजिन, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना है, एक्स इज नॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। फिर बात आती है बच्चों बच्चों की ये साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का क्या चक्कर है, कब साइन आता है कब कॉस आता है। तो जैसे मैंने आपको समझाया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है। टी इक्वल टू 0 पे अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो साइन ओमेगा टी बनता है, और अगर टी इक्वल टू 0 पे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो कॉस ओमेगा टी बनता है।
तो इसमें तो थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं, जैसे ये जैसे मैंने फिगर बनाया बच्चों कि कुछ अलग अलग टाइम्स पे क्या क्या होता है, तो क्या क्या फेजेस होते हैं। तो मान लो उसने मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है, तो मीन पोजीशन पे फेज 0, ये मैं फेज की बात कर रहा हूं, मैं इनिशियल फेज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे बच्चों वो पहुंचता है t/4 टाइम पे, और तब फेज 5/2 हो जाता है, ठीक है। बीच में 2 पॉइंट काफी हम कॉमनली यूज करते हैं बच्चों। ये जो मैंने t/12 वाला पॉइंट लिखा है बच्चों, ये कौन सा पॉइंट है? इसमें क्या होता है? इस पे डिस्प्लेसमेंट a/2 होती है, ठीक है। तो कई बार तो हम जल्दबाजी में यही गलती कर देते हैं कि हमें लगता है कि आधा है तो टाइम भी आधा हो जाएगा, तो नहीं, ये तो साइन कॉस के फंक्शन में पुट करके पता चलेगा। तो यहाँ पे फेज 5/6 होता है, और अगर मैं टाइम का आधा करता हूँ, ठीक है, तो जैसे टोटल टाइम मेरा t/4 16 तक जाने का t/4 था, उसका आधा करता हूँ तो मैं t/8 हो गया, तो उससे जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो a/√2 आएगी, ठीक है? और जो फेज बन जाएगा वो 5/4 बन जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों कि एक पूरी जब ऑसिलेशन कंप्लीट होती है, एक पूरा सर्कल जब एक साइकिल कंप्लीट होता है, उतने में फेज को क्या होना है, फेज में पूरा 2π से घूमना है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है सबको? ठीक है, तो मतलब इतना जो हमने पढ़ा है, इससे जो ब्रॉडली द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन कम इज, एक तो ये है कि आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि वो एसएचएम है कि नहीं है ना। तो उसका तरीका क्या है कि सिंपल साइन कॉस फंक्शन होना चाहिए। दूसरे हैं क्वेश्चंस, जैसे आपने बहुत सारे किए होंगे, विच इन्वॉल्व की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का क्या टाइम है, ऐसा कुछ, या कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस, इस टाइप के क्वेश्चन। तो मतलब ये एक तरह से कह लो कि ये जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, राइट, जहाँ पे आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने बच्चों लिखे हैं यहाँ पे, आपको समझ आ रहा है कि कौन सा एसएचएम है कौन सा नहीं है? ओके, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट आता है बच्चों वेलोसिटी इन एसएचएम। वेलोसिटी कैसे आती है? वही है उसको डिफरेंशिएट करके। तो यहाँ पे बच्चों दो एक्सप्रेशन बन जाते हैं, ω√a² - x² या a ω cos ωt+5। मतलब एक एक्सप्रेशन x की टर्म्स में है, एक एक्सप्रेशन t की टर्म्स में है, लेकिन जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको अप्लाई करते हुए आपने एक स्पेशल ध्यान रखना है कि ये एक्सप्रेशन एक्चुअली स्पीड बता रहा है, ये वेलोसिटी नहीं बता रहा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? है ना, इसमें तो सारा कुछ पॉजिटिव है, दिस कैन नॉट टेल यू एनी साइंस। अंडरस्टूड बच्चों? लाइकवाइज बच्चों यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, a ओमेगा। अब एक्सेलरेशन कैसे आएगी? अगर हम v वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो -ω²x आ जाती है। तो विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल रिलेशन ऑफ एसएचएम।
तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, किसी भी सिचुएशन में एसएचएम आइडेंटिफाई करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो ये कि अगर एक्स साइन कॉस का फंक्शन है, जैसे हमने ऊपर बात की। दूसरा ये कि मान लो अगर हमें एक्स का नहीं पता और हम एफबीडी बना के एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो हम एक्सेलरेशन से चेक कर लेते हैं कि वो माइनस मतलब माइनस इंटू सम कांस्टेंट इंटू एक्स है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो हम अभी आज जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो मेरी उसमें भी यही चीज ही इन्वॉल्व हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे भी यू शुड बी क्लियर कि कहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है ना? और आप एक्सप्रेशन से ये देख सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है ना। एक्सेलरेशन के साथ उल्टा है कि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे 0। ठीक है, इसमें बाई चांस याद ना रहे तो सीधा इक्वेशन से निकालो ताकि कोई सिली मिस्टेक का स्कोप ही ना रहे। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी बन गई। हाफ पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से हाफ के एक्स स्क्वायर यूज करके निकाल लेते हैं, तो वो ये बन जाती है। तो मैं मतलब इस एक्सप्रेशन के लिए बात कर रहा था, जो आज बात कर रहा था ना, कि भाई अगर आप इसको लिखो तो दिस इज नथिंग बट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मेरा पॉइंट समझ गया बच्चों कि वो आ, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो दोनों एक्सप्रेशन भी ठीक हो गए ना। तो जब बच्चों हम इसका सम करते हैं तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, तो आप देख सकते हो, जो कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। आप बच्चों इस एक्सप्रेशन को देखकर ये बता सकते हो कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, वो एस एच एम की डबल है, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर आ गया। तो इसको आप जब कन्वर्ट करके लिखोगे तो चाहे पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करो चाहे काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करो, मतलब साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को, तो कॉस 2 ओमेगा टी की टर्म बन जाएगी ना। ये बात क्लियर है बच्चों? तो व्हाट इट मींस इज कि जितनी देर में एसएचएम का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एनर्जी के 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, राइट। ओके, क्या बच्चों आप मुझे यहाँ से ये भी बता सकते हो कि के की एवरेज वैल्यू क्या होगी? मतलब कैन यू डायरेक्टली सी बच्चों की बस वो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सप्रेशन, एंड बाय ये मैंने आपको तब सिखाया था ना। एसी में कि केई का मतलब क्या है, केई की एवरेज लेने का क्या मतलब है कि आप कॉस स्क्वायर की एवरेज ले रहे हो। कॉस स्क्वायर की एवरेज का क्या मतलब कितनी होती है? हाफ होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट आया था बच्चों कुछ स्टैंडर्ड केसेस ऑफ एसएचएम। जैसे पेंडुलम है, तो पेंडुलम में बच्चों आप सीधा ये याद रख सकते हो कि जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई रूट एल बाई जी होता है, जी इफेक्टिव।
ठीक है, तो इसमें जो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनता है वो ये है कि पेंडुलम को इसमें रख दिया का अर्थ रहेगा ये वो, तो उन सब में जी इफेक्टिव पुट हो जाएगा, जहाँ पे जी इफेक्टिव क्या है, मॉड ऑफ जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये सबको क्लियर है बच्चों? और एक ये ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे जो एल होता है दैट इज एल सी एम, मतलब सी एम तक का डिस्टेंस होता है वो। ठीक है, फिर होता है बच्चों स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जिसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट m/k होता है। ये तो इजी पार्ट ही है। तो यहाँ पे आप सीरीज स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, तो सीरीज में स्प्रिंग, तो मतलब यहाँ पे कैपेसिटर वाले रिजल्ट हैं। फिर कई बार बच्चा ऐसे दिया होता है कि लेंथ की रेशो में काटा होता है, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है। एक बच्चों आपको ख्याल होगा कॉम्प्लेक्स पेंडुलम का भी केस होता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? आपको ख्याल है इसका मतलब था बच्चों? आई क्या होता है, जहाँ भी मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर बच्चों जो और स्टैंडर्ड केसेस होते हैं एसएचएम के, अर्थ के अंदर अगर टनल बनाई हो, उसका 2 पाई रूट r/g, चाहे जैसी मर्जी टनल हो, चाहे वो डायमीटर के अलॉन्ग हो चाहे कॉर्ड के अलॉन्ग हो, डजंट मैटर, उसका टाइम पीरियड यही आता है। इलास्टिक वायर का ये बन जाता है। अगर पानी के अंदर कोई ब्लॉक है जिसका एल पार्ट इमर्स्ड है, उसका 2 पाई रूट l/g बन जाता है। कॉर्ड के अलॉन्ग मतलब तो अगर आप ऐसे टनल बना दो, उसका भी 2 पाई रूट r/g ही आएगा। ओके, फिर बच्चों एक ये केस है कि अगर ऐसे एक ट्यूब में लिक्विड है और से एक तरफ एल है, उसका भी टाइम पीरियड 2 पाई रूट l है। तो ध्यान ये रखना है एल मतलब आधी लेंथ है, ठीक है, पूरी लेंथ है। बच्चों क्लियर सो फार?
तो बच्चों क्या होता है, मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तो हो गए आपके इक्वेशन बेस्ड, दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं आपके जहाँ पे टाइम पीरियड ढूंढना होता है आपको, ठीक। उसमें एक तो हो गई है स्टैंडर्ड केसेस, जो इस तरह से आप कह लो कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही आप पुट कर दोगे, है ना। दूसरा होता है कि आपको अगर कोई भी नई सिचुएशन दे दी जाए और वहां पे आपको टाइम निकालना हो। तो जो एक तो ना ये ख्याल रखो, क्या होता है कि आप ना मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत बार ना क्वेश्चन से हमारे माइंड में ही नहीं आता कि वो एसएचएम का केस होगा, ठीक है। मतलब मैं अगर एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लूं, जैसे मैं कहूँ कि मान लो एक ऐसे ये स्प्रिंग है, एक ये ब्लॉक लगा दिया, मास एम है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसको मैंने वेलोसिटी दे दी वी नॉट, मान लो ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो मान लो क्वेश्चन ये पूछा हो कि फाइंड टाइम टेकन टू रीच एक्सट्रीम पोजीशन। वैसे एक मुझे सबसे पहले ये बताना, एक्सट्रीम पोजीशन निकलेगी कैसे। एक्सट्रीम पोजीशन निकालने को ऐसे दो तरीके हो सकते हैं ना। एक तो ये सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन बता दो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आप वैसे सोचो कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यू कुड हैव आल्सो यूज्ड v इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो v को जीरो पुट कर दिया, है ना। अब जो यहाँ पे चलो आपको पता है कि मैं एसएचएम की बात कर रहा हूँ तो आपके माइंड में आ जाएगा, बट आप सिचुएशन समझ रहे हो कि अगर टाइम दिया हुआ है ना, तो हमारे माइंड में फर्स्ट स्टेप क्या आता है कि यार किसी एक्स पे इक्वेशन लिखो, v की फिर उसको dx बाई dt लिख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, है ना। टाइम हमेशा माइंड में ऐसे ही आता है। तो उसमें होगा क्या, एक कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें आप उलझ जाओगे, है ना। मतलब एसएचएम नेचुरली आपके माइंड में नहीं आएगा। यहीं पे अगर आप सोचो ये है क्या केस, विदाउट इवन सॉल्विंग हमें पता है कि एक सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसमें हम कह रहे हैं कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के टाइम की बात कर रहे हैं। तो वो टाइम क्या है, t/4, isn't it? तो दिस इज समथिंग विच इज नॉन इंट्यूटिव, है ना। हमारे माइंड में तो यही आएगा कि कैलकुलस लगाते हैं। तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एसएचएम वाले क्वेश्चंस में मतलब प्रॉब्लम यही आती है कि हमें माइंड में एकदम स्ट्राइक ही नहीं करता कि वो एसएचएम, ठीक है। उसको स्ट्राइक करवाने का बच्चों जो इजीएस्ट तरीका है वो ये है, एटलीस्ट इन जो मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, कि अगर आपको ऑप्शंस में कहीं पर भी टाइम में बच्चों पाई दिखता है ना, तो उसका मतलब वो पक्का ही एसएचएम वाला केस है, राइट। न्यूमेरिकल नहीं आ गया, इंटीजर बेस भी आ गया, फिर तो देयर इज नो अदर वे। बट एटलीस्ट अगर ऑप्शंस में आपको कहीं पाई दिखे तो घबराओ मत, वो एसएचएम वाला ही केस है ना। इसी क्वेश्चन को बच्चों और अच्छा एंड और डरावना कैसे बनाया जा सकता है कि आ, आपको
मतलब ये पूछ लिया जाता कि फाइंड टाइम टेकन टू मूव, लेट्स से मतलब जस्ट इमेजिनरी केस 1 सेंटीमीटर। अगेन हम पक्का यही करते हैं, इक्वेशन लगा के dx by dt से सॉल्व करें ना। और होता क्या है बच्चों कि जो एसएचएम वाले केस होते हैं ना, उसमें जो कैलकुलस से अगर आप सॉल्व करने लोगे तो वो कैलकुलस थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है। अब इसको सॉल्व करने का बच्चों तरीका क्या था? क्या करोगे बताओ? अगेन आपको पता है कि ये है तो एसएचएम, एसएचएम है तो मैं मीन पोजीशन से सीधा इक्वेशन बना सकता हूँ, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ए तो निकल ही आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से। और अब बस इसमें x को वन डालना है, तो 1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, आपको पता ही है। तो यहां से आपके पास साइन की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स समथिंग। तो बच्चों अगर आपका टाइम कुछ साइन इनवर्स वगैरह में आ रहा हो, है ना, वो भी सीधा हिंट है कि वो एसएचएम का केस है। वो आपको ऑप्शंस में देख के ऐसा लगेगा कि बड़ा कुछ डरावना सा आ गया, है ना, कि पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स होगा सारा कुछ जिसमें साइन इनवर्स वगैरह आ रहा है, रूट आ रहा है। बट वो होता क्या है कि वो सीधा एसएचएम का केस होता है। बच्चों क्या ये बात समझ आ रही है? ओके। एक बच्चों जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो बहुत ही मतलब बहुत फेवरेट है आईआईटीज का, वो क्या होता है कि आप ना यू का कोई एक्सप्रेशन दे देंगे आपको। ठीक है, मतलब मैंने अभी वैसे लिख दिया, बट वो कोई भी टाइप का एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ना ये तो जो इसका फायदा क्या होता है, ये यू का एक्सप्रेशन देख के ना, मतलब इससे मल्टीपल चॉइस और मैट्रिक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप सोचो, एक यू का एक्सप्रेशन देके वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपके सारे वो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस बन गए कि स्टेबल है, न्यूट्रल है, अनस्टेबल है ना, वो सारा बन गया क्वेश्चन। दूसरे आपके जो सेट ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, कि भाई एक पॉइंट पे इतनी एनर्जी है, बताओ दूसरे पॉइंट पे कितनी एनर्जी होगी या कितनी स्पीड होगी। राइट। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या होगा, जो हम वर्क एनर्जी में करते होते थे, कि अगर आपको टोटल एनर्जी दे दी जाए तो उस टाइप का बन जाते हैं ना क्वेश्चन, कि जहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करनी होती है। फिर चौथे टाइप के क्वेश्चन, जहां पे आप यू से एफ निकाल लो। अब अगर एफ निकालना है तो मैकेनिक्स का, कैलकुलस का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है ना, एफ से ए निकलवा लो, वी निकलवा लो, टी निकलवा लो, डिस्प्लेसमेंट निकलवा लो, कुछ भी बन सकता है।
और फिर बच्चों अगला केस है कि u इस टाइप का दे दिया जाए, जिससे कि आपका जो f है वो मतलब प्रोपोर्शनल टू x आ जाए, तो उससे SHM वाले केस भी बन सकते हैं। और बच्चों नेक्स्ट एक और केस जो बन जाता है वो क्या है, जहां पे SHM नहीं है लेकिन ऑस्किलेशन है। ठीक है, मतलब ये आपके बच्चों कई बार टेस्ट में आए हैं ऐसे क्वेश्चंस। मैं बात कर रहा हूँ केसेस लाइक जब बच्चों आपको कोई यूएक्स ग्राफ दिया हो, ठीक है, तो मान लो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो भी ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, लेट्स से तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से इसकी एनर्जी कुछ भी ई है। तो एज लॉन्ग एज बच्चों जो पार्टिकल की एनर्जी है, तो आप उस पार्टिकल को एनर्जी देते हो, अगर वो ई से कम है तो इसका क्या मीनिंग हुआ, पार्टिकल की मोशन कैसी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो है आपका वो एक तरह से ये जो वेल बन रहा है ना, इसके अंदर ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अगेन इट कुड बी एसएचएम एज वेल डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्रेशन, बट ऑसिलेशन तो पक्का ही। बच्चों क्या ये समझ आते हैं। आशीष, मनकीरत और साहिल, बोल दो भाई कुछ खाना। तो ये बच्चों एज आई वाज टेलिंग यू, बहुत ही ना यू वाले जो केस है बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, फिर बच्चों इसके बाद आता है डैम्प ऑसिलेशन। तो बच्चों क्या होता है, नॉर्मली हम जो एसएसएम की इक्वेशन मानते हैं वो हम इस टाइप की मानते हैं कि एक पार्टिकल है, अगर उसने कुछ एक्स मूव किया हुआ है तो
हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब जो फोर्स होती है वो इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। जिसको आप एम में लिख देते हो और सॉल्व कर देते हो। ऐसे ही होता है बच्चों। ठीक है, जहां से आपकी इक्वेशन जो है वो ऐसी बन जाती है कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस जो कांस्टेंट होता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है इक्वल टू 0 बन जाती है। इसी का इक्विवेलेंट बच्चों अगर मैं एलसी ऑसिलेशन में बात करूं, जहां पे हम कहते हैं कि एक सर्किट बना दिया हमने जिसमें एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर लगा हुआ है, तो विदाउट सॉल्विंग राइट नाउ आपको ख्याल होगा कि हमने इस केस में देखा था कि इक्वेशन ऐसी बन जाती है डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर सो फार बच्चों? अब बच्चों क्या होता है, देखो ये दोनों केसेस ही हम मान रहे होते हैं आइडियल केस सिनेरियोस। ठीक है, जहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि देयर आर नो डिसिपेटिव फोर्सेस और नो रेजिस्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो अब इसमें हम एडिशनली बच्चों ऐड कर देते हैं, हम मानते हैं कि पार्टिकल पे एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही है। ठीक है, जो उसकी मोशन को रिटार्ड कर रही है। ठीक है, तो मैंने ये एक ग्रीन कलर से फोर्स दिखा दी। हम बच्चों यहां पर ये मानते हैं कि ये जो फोर्स है ना ये प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। ये कहां से आया होगा बच्चों? ये आता है बच्चों जो हम फ्लूइड चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें जब स्टोक्स लॉ होता है तो वहां पे जो विस्कस फोर्स है वो 6/8 भी आती है ना। तो हम उस वाले कंसेप्ट को यहाँ पे लेते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना है कि ये ऐसा नहीं है कि 100% हर जगह ऐसा ही होगा। मतलब फोर्स कौन सी लगानी है कैसे लगानी है ये तो हमारे हाथ में है। हम फिलहाल के लिए मान रहे हैं कि हमने ऐसी फोर्स लगाई। ठीक है, अब बच्चों ये करते ही हमारी इक्वेशन कैसी बन गई? अब मेरी इक्वेशन बन जाएगी माइनस के एक्स। मैं तो जान के ना एलसी भी साथ में करवा रहा हूँ ताकि आपका मतलब डबल काम हो जाएगा और रिलेट भी हो जाएगा। माइनस के एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एम। तो अब आपकी इक्वेशन बताओ किस तरीके की बन गई? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। हम बस तो जान के ये वाली मतलब जो डबल डेरिवेटिव वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट बंद कर दो, प्लस डी बाय एम इंटू वी। वी क्या है? डी एक्स बाय डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बच्चों समझ आ रहा है ये?
है ना। तो अभी तक जो हमारी इक्वेशन बनती थी, मेरे को नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, यानी उसमें क्या हो रहा था, एक्स था और उसका डबल डेरिवेटिव आ रहा था, उसके सिंगल डेरिवेटिव की कोई टर्म नहीं आ रही ना। तो जब हम ऐसी एक रेजिस्टिव फोर्स मानते हैं तो ये वाली टर्म भी आ जाती है बच्चों, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। और मतलब ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो बच्चों मतलब यहाँ पे जीरो आए या फिर कोई कांस्टेंट आए, दोनों चलते हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है आपने कैसे एक्स को लिया, बट वो था। तो ध्यान से मुझे सोच के बताओ, राइट हैंड साइड पे ऐसी टर्म कैसे आएगी, क्या करना पड़ेगा। डी क्यू बाई डी टी टर्म कैसे आएगी। हाँ, अगर आप यहाँ पे बच्चों एक रेजिस्टेंस ऐड कर दो, तो उस केस में जो आपकी इक्वेशन बनेगी, तो राइट हैंड साइड पे बन जाएगी, वो बन जाएगी डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ये देखना बच्चों क्या कोफिशिएंट बनेगा डी क्यू बाई डी टी। आर बाय एल। तो जो ऐसी मोशन को हम कहते हैं एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। इस केस में क्या हो जाता है बच्चों कि जो हम नॉर्मली, हाँ, तो जो नॉर्मली आपकी जो मोशन होती है वो सिंपल साइन कर्व होती है। यहाँ पे अगर अब हम मतलब एक्स या फिर टी को सॉल्व करने लगते हैं, तो अब बच्चों क्या होता है, मतलब बनती तो एक तरह से साइन वेव ही है, क्यों क्या हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे एक्स का एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से सोचो तो ये एक तरह से रियलिस्टिक केस बन गया है ना ऑस्किलेशन का। हम हमेशा ही कहते नहीं है कि पेंडुलम थोड़ी देर बाद रुक ही जाता है ना, असली में थोड़ा पेंडुलम घूमता ही रहता है। तो वहां पे ऐसी हो रही होती है इक्वेशन बच्चों, ऑस्किलेशन ना धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, और आफ्टर सम टाइम वो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है।
तो अब बच्चों विदाउट प्रूफ हम यहाँ पे दो रिजल्ट लिखेंगे कि एक तो हाउ डज द एम्पलीट्यूड वेरी विद टाइम। तो ये जो एम्पलीट्यूड आ जाता है बच्चों, ये आ जाता है ए इक्वल टू ए नॉट, मतलब जो इनिशियल एम्पलीट्यूड था, ई की पावर माइनस वी टी बाय 2। ये जो बच्चों बी है ना, बी इज जनरली नोन एज डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये इक्वेशन ना जो मैंने लिखी है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक जैसे उसमें आती थी अपने, कौन सा चैप्टर था, न्यूक्लियर वाला, जैसे वहां पे हमने लिखते थे ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये बिल्कुल वैसा ही है रिलेशन। या मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस बने हैं जहाँ पे e की पावर माइनस सम कांस्टेंट t आता है, चाहे उसको आरसी सर्किट कह लो, या केमिस्ट्री में भी आपका आता है वो काइनेटिक्स वाला चैप्टर शायद, है ना, तो उस टाइप का ही केस बनते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर हो गई बात? हाँ जी, करण। सर इसमें अगर हम मान रहे कि पार्टिकल किसी भी टी पे हमने मान लिया, तो उस पे हम जो ये वाला एम्पलीट्यूड कर रहे हैं, ये उसका हाइपोथेटिकल एम्पलीट्यूड होएगा उस इंस्टेंट पे, कि अगर यहाँ पे हमने डैम्पनिंग फोर्स हटा दी तो इस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। एक्चुअली क्या होता है, जो जो मतलब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, अगर हम इसको सॉल्व करें पूरा, ये इस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, x इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस वी टी बाय 2m इंटू साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। मतलब जो हमारा नॉर्मल एसएचएम का सॉल्यूशन होता है, उसमें तो बाहर वाली टर्म कांस्टेंट होती है ना। यस सर। इस केस में बाहर वाली टर्म कांस्टेंट नहीं होती, उसमें मतलब एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई एक्सपोनेंट वाली। तो इसको हम एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। मतलब व्हाट एम्पलीट्यूड मींस इज बेसिकली जो भी ये साइन कर्व सी बन रही है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू एट एनी टाइम। फिर वही अगर हम टाइम कोई बीच में मान ले जहाँ पे पीक ना आ रही हो, तो हाइपोथेटिकल कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उस टाइम पे एक तरफ से ये आप कह सकते हो हाइपोथेटिकल। तो ये बच्चों बात समझ आ गई? और इस केस से बच्चों क्या हो जाता है कि मतलब ये जो ओमेगा डैश मैंने लिखा है, ये होता है वो जो आपने क्वेश्चन में देखा था, जो दिया हुआ था k/m माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर, जहाँ पे आप देख सकते हो k/m क्या है आपका, ओमेगा नॉट स्क्वायर नीचे का। अंडरस्टूड बच्चों? अब व्हाट हैपेंस इज, मतलब आपसे बच्चों एक चीज और भी जो पूछी जा सकती है, वो है कि अगर हम यहाँ पे इसको एनर्जी की फॉर्म में लिख दें,
तो एनर्जी वी नो इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो जो एनर्जी है वो ई नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई इस फॉर्म की आ जाएगी। तो यहाँ तक आगे समझ। ओके तो बच्चों एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होते हैं ना, जो हमने एनर्जी पहले भी लिखी थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है ना। ये वाला एक्सप्रेशन देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन है, सब में स्क्वायर आता है। तो आप यहाँ पर एक और केस भी बना सकते हो, जैसे अभी तो हमने माना कि बस ऑसिलेशन जो है वो डैम्प हो रही है। अब एक और केस बनाते हैं हम बच्चों, जिसको हम कहते हैं एक तरह से पोस्ट ऑसिलेशन। व्हाट दिस मीन्स इज कि जो यहाँ पे आपका ब्लॉक है, इस पे पीछे की तरफ जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है के एक्स तो आई गई, जो हमने अभी डैम्पिंग फोर्स पढ़ी डीवी वो भी आ गई। अब एक नई फोर्स आ गई जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, हम एक्सटर्नली लगा रहे हैं। ठीक है, और ये जो फोर्स है, ठीक है, मतलब हम मानते हैं कि ये फोर्स भी साइनोसॉइडल फोर्स है, जिसका एक्सप्रेशन साइन या कॉस कुछ भी लिख दो, ऐसा है एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी। अब ये ओमेगा डी का मतलब है कि मतलब इसको बेसिकली ड्राइविंग फोर्स बोल देते हैं हम, इसलिए डी सिंबल यूज कर लेते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे अगर आप फिर से मतलब एफ इक्वल टू एम में लगा दोगे, तो अब आपका जो सॉल्यूशन बनेगा इस इक्वेशन का वो कैसा बनेगा, या सॉल्यूशन नहीं, इक्वेशन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वी स्क्वायर एक्स बाई वी टी स्क्वायर प्लस वी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम। या मुझे एक मिनट के लिए इसको मैं ना एम से डिवाइड नहीं कर रहा, आपको तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ। ये इक्वेशन समझ आई बच्चों। ये मतलब कैसे आई और क्यों आई। अब इसका इक्विवेलेंट राइट हैंड साइड पे सोचो, वहां पे ऐसी टर्म कैसे आएगी राइट हैंड साइड पे।
अगर हम यहाँ पे बैटरी लगा दें, ध्यान से सोचो, बैटरी तो कांस्टेंट सोर्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा दें, ई नॉट साइन ओमेगा टी, अब यहाँ पे इक्वेशन कैसी बनती है आपको ख्याल होगा। हम ये तो हम सॉल्व ही करते हैं पूरा, ये इक्वेशन भी कैसी बन जाती है, एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाय डी टी प्लस 2 बाय टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बन गया बच्चों। अब राइट साइड वाली इक्वेशन आपने बिल्कुल करी हुई है ना बच्चों, सॉल्व। तो एक को बच्चों अब ऐसे लिख के ना हमें मतलब ये पता चल रहा है कि कैसे मतलब कौन कौन सी क्वांटिटी एनालॉगस हैं एसएचएम और इसमें, मतलब आप देख सकते हो कि अब आपका एल जो है वो एम के इक्विवेलेंट है, डी जो है वो आर के इक्विवेलेंट है, और वन बाय टी जो है वो के इक्विवेलेंट। राइट बच्चों, तो बच्चों ये एनालॉजी यूज करके जो आपका मतलब, अब मैं राइट हैंड साइड की हेल्प लेता हूँ क्योंकि वो हमने सॉल्व की हुई है टेबल पे। तो यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं ना आई का, ई नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी प्लस पाई, जहाँ पे आपको tan पाई की वैल्यू पता है, रिमेम्बर बच्चों। वो प्लस माइनस देख लेना, ओमेगा टी प्लस पाई आता है, ओमेगा टी माइनस पाई आता है, तो मतलब क्या हुआ ना, वो देख लेना। तो अब बच्चों उसी के इक्विवेलेंट, मतलब आई क्या था डी क्यू बाई डी टी, तो उसके इक्विवेलेंट अब आप v का एक्सप्रेशन निकाल लोगे, है ना। तो वो साइन कॉस में आ जाएगा और उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो उससे आपका x का एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ गया बच्चों। तो आप बच्चों ये देखोगे, मैं अभी देख नहीं रहा हूँ एक्सप्रेशन लंबा सा जो भी है, आप देखोगे कि जो आपका x का एक्सप्रेशन है ना, मतलब उसमें कुछ एक एम्पलीट्यूड बनेगा और उसके आगे साइन की टर्म बनेगी, है ना?
तो जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एफ नॉट अपॉन, उसमें रूट के अंदर कुछ टर्म आएगी बच्चों, वो जो टर्म आएगी वहां पे कुछ ऐसा बनेगा, एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा। तो आपको ख्याल आ रहा होगा कि मैं किसकी बात करना चाह रहा हूँ। बताओ मैं किस फिनोमेना की बात करने लगा हूँ, जो कि हम वहां भी पढ़ते हैं ये पढ़ने के बाद। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो आपके एम्पलीट्यूड के एक्सप्रेशन में कैसा बनेगा, एफ नॉट अपॉन रूट ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर प्लस एक टर्म कुछ एक्स और साथ में और आ जाएगी। ठीक है जी। तो हाँ, तो मैं किस फिनोमेना की तरफ जाना चाह रहा था, रेजोनेंस। तो यहाँ पर भी वो फिनोमेना एप्लीकेबल है। वो क्या बता रहा है कि जब आपका ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नॉट है या ओमेगा है, मतलब ओमेगा डी क्या था, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है बच्चे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की, है ना, कि जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाई थी तब वो किससे ऑसिलेट कर रहा था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। तो तब आपका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम आ जाएगा। तो बच्चों मतलब बिल्कुल जो आप यहाँ कहते हो कि हम ये निकालते हैं ना कि अगर आप ओमेगा को 1/√LC पुट कर दो तो रेजोनेंस हो जाती है, भाई एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ जाता है करंट का। वही बात यहाँ पर भी है। तो ओमेगा को 1/√LC पुट करने का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे हमने जो ऊपर कहा कि भाई जब आपने कुछ नहीं किया था तो सिस्टम की क्या नेचुरल ऑसिलेशन है, 1/√LC। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप एक्सटर्नल सोर्स को भी उसी फ्रीक्वेंसी से लगाते हो तो आपको सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा। वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं अब कि जो सिस्टम की खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो तो ओमेगा है, √k/m। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी वही रखी तो उस केस में सिस्टम की ऑसिलेशन सबसे ज्यादा होगी और वहां पे आपको एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा मिलेगा। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? तो इसमें बच्चों बस एक लास्ट लाइन जो हमें मतलब माइंड में रखनी है, जो एकदम आपको इक्वेशन से स्ट्राइक ना करे, कि जब आप ऐसा सिस्टम बनाते हो, चाहे वो एलसी है चाहे ये स्प्रिंग वाला है, तो ये सिस्टम इनिशियली तो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, लेकिन धीरे धीरे वो फोर्स तो लगी रही है। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, स्टेडी स्टेट आ जाती है, तो तब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं रहता। फिर तो जो फोर्स लग रही है वही अपने हिसाब से उसको ऑसिलेट करवाएगी, मतलब फिर तो ओमेगा डी से ही ऑसिलेट करेगा, मतलब फाइनली तो यही वाली फोर्स डोमिनेट करेगी।
बच्चों ये बात सबको समझ आ गई? हाँ बनी। सर ये जो हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसीज में ली है, ये मतलब जब रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रही वो तब वाली, की हाँ। बात है या ठीक है सर, नेचुरल वही वाली रूट के बाय एम, मतलब जो हम पढ़ते हैं। ठीक है सर। ओके बच्चों, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। ये ना मतलब एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो ये बच्चों ऐसे हमें ना अलग अलग पेंडुलम्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे 1 और 4 की लेंथ सेम है, ठीक है, बाकी सब की लेंथ अलग अलग है। दिस इज गिवन टू यू। और हमने किया क्या, हाउ डिड वी, मतलब हमने बस 1 को मोशन में कर दिया। So we have to comment about the motions of the other balls 2, 3, 4, 5. तो एक बार सोच के बताओ बच्चों, जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या आंसर बने। हाँ मतलब ये ऊपर से कनेक्टेड है, ये ऊपर से एक स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्टेड है। नहीं, आपने मतलब सबके बारे में ही बताना है कि 2, 3, 4, 5 इन चारों बॉल्स की मोशन कैसी होगी। तो आपको इतना दिख रहा होगा कि 2 कैटेगरी बन जाएंगी। एक तो है 2, 3, 5 और एक 4। चलो बच्चों टाइम हो रहा है तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आई थिंक आप समझ जाओगे। देखो बच्चों 2, 3, 5 की लेंथ अलग अलग है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग हुई कंपेयर टू जो 1 की फ्रीक्वेंसी है ना। तो 2, 3, 5 इनिशियली, जैसे मैंने आपको अभी लिखवाया, इनिशियली तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगी। ठीक है, जो कि अलग अलग हो गई, लेकिन फाइनली किस फ्रीक्वेंसी से करेंगे। तो 2, 3, 5 के लिए जो ड्राइविंग फोर्स क्या है, 1 है ना। तो फाइनली दे विल ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। तो अच्छा, ये ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जो कि अभी तक नहीं आया है बाई चांस। आप सोचो कि आपको 2 पेंडुलम दे दिए, बस उन्होंने 1 दिया और 2 दिया, और आपको वो ये कहें कि हमने 1 को ऑसिलेशन में डाल दिया, बताओ 2 की ऑसिलेशन की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। तो
99% चांस है कि हमारे माइंड में ही आएगा ये कंसेप्ट, और हम कहेंगे कि यार 2 की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी तो उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगी, और हम उसकी लेंथ वाला आंसर मार्क करके आएंगे, है ना। बट अब हमें इस कंसेप्ट से समझ आता है कि 2 के लिए 1 ड्राइविंग फोर्स बन गया, तो 2 फाइनली तो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, 1 वाली फ्रीक्वेंसी से, इजंट इट बच्चों। तो वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन, मतलब वेरी सरप्राइजिंग कि अभी तक ये आया क्यों नहीं है, मतलब आईआईटी में ये कंसेप्ट है ही नहीं एक्चुअली डैम्पिंग, अदरवाइज आ गया होता है क्वेश्चन। और जो ये ऑसिलेट करेंगे ये स्मॉल एम्पलीट्यूड्स के साथ करेंगे, और अब 4 के साथ क्या हो जाएगा, 4 तो चाहे उसको अपनी फ्रीक्वेंसी कह दो, चाहे 1 की फ्रीक्वेंसी कह दो, उसी से ही करेगा, लेकिन उसकी ऑसिलेशन में फर्क क्या होगा बच्चों, फोर के लिए क्या बन गया, जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी थी वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो यहाँ पे रेजोनेंस वाली कंडीशन बन गई, तो इसलिए क्या होगा, जो 4 है वो लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। राइट बच्चों, करण वो तो सेम ही होगी ना नेचुरल और ड्राइविंग। सर नहीं, मैं 235 की बात कर रहा था। 235 में क्या होता है कि वो स्टार्ट नेचुरल से करते हैं, लेकिन जो नेचुरल वाली होती है वो डैम्प कर जाती है, मतलब वो खत्म हो जाती है, फिर जो सस्टेन करती है, जो बचती है, वो ड्राइविंग वाली ही करती है। राइट बच्चों, सबको समझ आ गया ये सारा चैप्टर। ओके, आई विल सेंड दिस डॉक्यूमेंट एंड तो बच्चों ये रिवाइज कर लेना, ठीक है, और फिर कोई डाउट है मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा। राइट, चलो ओके बच्चों, बाय।